हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्पण इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज सेट थ्योरी की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 11th के मैथमेटिक्स में ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हमको बेसिक आइडिया लेना होगा कि ये सेट क्या होते हैं, व्हाट इज सेट, कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे हम इनको डील करेंगे। ये सारी बातें हम यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि ये सेट थ्योरी में हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक ये आता है कि आपको समझना है कि व्हाट इज सेट, ये सेट क्या होता क्या है। तो देखिए, सेट क्या होता है कि एक्चुअली सेट इज अ वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको ये ध्यान देना है कि ये एक तरीके से कलेक्शन होता है कि किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो मंथ वाइज हो। जैसे मैं अगर बात करूं कि आपके टोटल मंथ होते हैं 12 जनवरी से दिसंबर तक, तो आपको अगर उनका एक कलेक्शन वैल्यू यानी जनवरी से लेने के बाद मैं कॉमा करके फरवरी ऐसे करते करते अगर मैं दिसंबर तक जाऊं तो ये भी देखिए कलेक्शन है, इनके मंथ का कलेक्शन है। अब उसी तरीके से आप अगर वीक में, जैसे आपको पता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो इनका जो ग्रुप बनता है, इनका अगर आप कलेक्शन लेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक कलेक्शन होगा। इन्हीं को हम बोलते हैं सेट। तो होता क्या है कि सेट जो भी होगा इसको हम कहीं ना कहीं कैपिटल लेटर से हम शो करते हैं। सपोज मैंने मंथ की बात किया तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि ए को मैं, अगर मैं सेट मान के चलूँ तो ए इजक्वल टू आपको लिखना है कि हाँ सेट, जो भी इसके कॉम्बिनेशन होंगे, कलेक्शन होंगे, वो आपको लिखना है। तो आई थिंक ये पहला चीज़ समझ में आना चाहिए कि सेट क्या होता है कि ए सेट इज ए वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद बात आती है कि हम कैसे इसको डिस्क्राइब करें, कैसे हम इसको समझें। तो देखिए, इसके मेनली दो मेथड होते हैं। पहला हमारा मेथड होता है जिसमें हमको यहाँ पे सीखना है कि जिसको हम कहते हैं रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसमें हमको देखना है कि हम किसी भी सेट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, सारी बातें। तो इसके लिए क्या करना है, कोई भी हमारा जो कलेक्शन होता है, पहली बात तो उस कलेक्शन को हमको लिखने के बाद बीच में कॉमा लगा देना है। सपोज मैंने भी यहाँ पे देखिए ऊपर मंथ लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी, तो सभी के बीच में यहाँ पे कॉमा लगाए हुए हैं। तो कॉमा लगाने के बाद जब आप पूरा कलेक्शन यहाँ पे लिख लेंगे, देन आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इसको आप इस ब्रैकेट से यहाँ पे क्लोज करेंगे दोनों साइड में। तो सपोज जैसे मैंने वॉवेल की बात की, आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको जैसे आप एग्जांपल लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ वॉवेल्स, आपको पता है कि हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो सबसे पहले इनको लिखने के बाद आपको बीच में ऐसे कॉमा लगा देना है ऐसे, और लास्ट में क्या करना है, आपको ऐसे ब्रैकेट इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो ये किसी न किसी कलेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, और इसको हम किसी भी एक अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने कैपिटल ए से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारा हो गया एक मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रोस्टर मेथड बोलेंगे, कि रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड। तो आई होप आपको ये फर्स्ट हमारा जो सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकंड हमारा मेथड होता है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड। अब ये थोड़ा सा हमारा मेथड डिफरेंट होता है। इसमें एक्चुअली क्या करना होता है, इसमें हमें जो भी हमको यहाँ पे भी मैंने बताया, इसके जो पहले का मेथड यानी रोस्टर मेथड, उसमें जो भी आप लिखते हैं उसी को एक कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट के रूप में लिखना होता है। तो क्या स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे वो देखिए। जिस यहाँ पे कलेक्शन की बात करते हैं, सपोज आपने देखा कि यहाँ पे रोस्टर मेथड के थ्रू मैंने यहाँ पे कलेक्शन लिखा हुआ है। अब आप देख के समझ सकते हैं यहाँ पे जो भी मैंने कलेक्शन लिखा हुआ है, पहली बात तो यहाँ पे नंबर्स का यूज़ किया गया है, 0 फिर 1 फिर 4 9 और 6 ऐसे करते कंटिन्यू आगे। अब देखिए ये नंबर्स लिखे हुए कहीं ना कहीं इंटीजर का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 0 का अगर स्क्वायर आप करेंगे तो 0 रहेगा आपका। अगर मैं कहूँ 1 का स्क्वायर तो देखिए 1 रहेगा। अगर मैंने कहा 2 का स्क्वायर तो देखिए 2 रहेगा, सॉरी 4 रहेगा। 3 का स्क्वायर मैंने कहा तो 9 रहेगा। 4 का स्क्वायर मैंने कहा तो 16 आ जाएगा। तो आप देखेंगे नीचे मैंने यहाँ पे इंटीजर नंबर लिखा हुआ है लेकिन इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जो इंटीजर जो नंबर है इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे आपने रोस्टर मेथड में देखा, यहाँ पे आपको ऐसे ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे एक्स एक एलिमेंट होता है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्स कैसे निकालेंगे कि हमको जो भी नंबर है उसका स्क्वायर यहाँ पे करना होगा। एक्स एक नंबर मान लीजिए आप,
अब इसका स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे तब जा करके हमें पूरे के पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा कि एक्स स्क्वायर की तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स है क्या, तो इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप डॉट करके लिखिए, या फिर डॉट नहीं अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है, इसको एक लाइन खींचिए वर्टिकल। इसका मतलब है सच दैट, ठीक है, कि हमारा एक्स इस प्रकार है। तो कैसा भाई, आपका जो एक्स है वो कहीं ना कहीं देखिए एक हमारा जेड यानी इंटीजर नंबर है। ये देखिए, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो इतनी छोटी सी बात में आपके सारे के सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक्स हमारा जो है वो एक इंटीजर है। आप जानते हैं इंटीजर 0 1 2 3 4 करते हुए आपको एन टाइम्स जाता है। और यहाँ पे एक्स इंटीजर नंबर तो है, लेकिन हमें लेना कैसे है, तो एक्स का स्क्वायर करके हमको यहाँ पे लेना होगा। ये देखिए, तो ये आप चाहें आपको रोस्टर मेथड से लिखिए, तो आपको जितना भी कलेक्शन होगा वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि एक्स स्क्वायर के यानी कि सेट बिल्डर मेथड से करना, तो कि स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। सपोज देखिए, मैं अगर आपको दूसरे एग्जांपल से सिखाऊं, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं बात करूँ वीक की, ठीक है, वीक में 7 डेज होते हैं, तो अगर आपको रोस्टर मेथड से यहाँ पे लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा मंडे, कॉमा करके ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, ऐसे करके आपको 7 डेज के नाम लिखने पड़ेंगे, तब जा करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे लिखिए एक्स सच दैट, डॉट लगाइए, फिर आप वर्टिकल लाइन खींचिए, एक्स सच दैट, और यहाँ पे आपको लिखना है कि एक्स बिलोंग टू, ठीक है, डे ऑफ द वीक, डेज ऑफ वीक, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। तो ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारा जो एक्स है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का है कि जो कि डेज सपो यहाँ पे आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो सीधे आप समझ जाएंगे हाँ, मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से। तो आपको जो ठीक लगे, या आपको ऊपर वाले यानी रोस्टर मेथड से आप किसी कलेक्शन को, सेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप देखेंगे तो नीचे वाले मेथड से यानी सेट बिल्डर मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों मेथड आपको आने चाहिए। अब वही इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं कि कुछ कुछ यहाँ पे सिंबल्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको सेट थ्योरी में बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा करेगा और बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे रोल प्ले करेगा। इनमें से आप देखेंगे जो फर्स्ट हमारा सिंबल है जो कि आप दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का जो सिंबल है, इसका नाम होता है एम्प्लाइज, ठीक है, इसको हम एम्प्लाइज कहते हैं। एम्प्लाइज का सीधा मतलब कि हाँ भाई नेक्स्ट, अगली स्टेप में, कि हाँ कैसे इसी के जस्ट कंटिन्यू हमारी स्टेप में क्या होने वाला है। उसके बाद ये जो हमारा छोटा सा एप्सिलन करके यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है, इसको एप्सिलन भी कह सकते हैं, या फिर इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ये पर्टिकुलर चीज़ किसको बिलोंग कर रहा है, ये इसका देखिए मीनिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटा सा सिंबल ये आया हुआ, इसका मतलब है कि सबसेट। सबसेट आप जानते हैं किसी के अंदर से अगर कुछ निकाल ली जाती है, ठीक है, मान लेते हैं अगर हमने कहा कि बी हमारा एक पूरा कलेक्शन है, तो कलेक्शन का ए क्या है, इसके अंदर से निकाला गया है, तो हमारा ए क्या है, सबसेट ऑफ बी आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ये चीज़ ध्यान देना। और इसके बाद ये जो हमारा सिंबल लिखा हुआ है, ये भी देखिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ का ही रूप है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयज़ एंड इट इज़ एम्प्लॉयड बाय, ठीक है, यहाँ पे भी इसका मतलब एम्प्लॉयज़ ही होता है। उसके बाद जैसे आपने बिलोंग्स देखा, उसी तरीके से एप्सिलन लिखने के बाद अगर इसको कट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि हमारा ये चीज़ किसी को भी बिलोंग नहीं कर रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड में बताया कि अगर दो डॉट हैं आपके सामने, या फिर आपके सामने एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब होता है सच दैट, इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, ये इसका मीनिंग होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिंबल ये है, वी लिख करके कट करेंगे, यानी उल्टा ये कह सकते हैं, रिवर्स ए, ये इसका मतलब होता है कि फॉर एवरी, यानी सभी के लिए आपको बताना है। और नेक्स्ट हमारा ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि देयर एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये आपको बताता है देयर एग्जिस्ट। फिर उसी तरीके से कुछ हमारे सिंबल्स और हैं, इनमें से फर्स्ट हमारा है जो कि ये बता रहा है कि एंड, ये हमारा पर्टिकुलर एंड को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं कि ए इज़ अ डिवीज़र ऑफ बी, ठीक है, ये इसका सिंपल सा मतलब है। और इफ़, तो आप जान ही रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पे रीज़न होगा तो हम यहाँ पे इफ़ लिख सकते हैं। और देखिए एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है सिंपल सा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, आपको नेचुरल नंबर आपको 1 2 3 करके जो भी आपके हैं वो सारा आपको नेचुरल नंबर यहाँ पे शो करता है एन। और ये हमारा जो जेड है ये इंटीजर को शो करता है, जीरो भी इसमें काउंट किया जाता है, ठीक है, 0 1 2 3 और नेगेटिव हो सकता है। और इसके बाद ये आर हमारा है जो कि रियल नंबर होता है, ए सेट ऑफ रियल नंबर, आप जानते हैं जिसमें हमारा जे या माइनस जे प्लस जे आई ये सब हमको नहीं मिलेगा, वो हमारा होता है रियल नंबर। और उसी तरीके से हमारा जो सी होता है, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है,
इसमें आपको कॉम्प्लेक्स के टाइप का कुछ मिल सकता है, जैसे एक्स प्लस जे वाई, ये आपके कॉम्प्लेक्स तरीके से यहाँ पे मिलेगा जो भी सेट, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेगा। और अगला हमारा जो क्यू है, ये पर्टिकुलर सिंबल होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर का। तो आई होप आपको ये छोटे छोटे जो सिंबल्स हैं ये अपने सेट थ्योरी में आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं, जिससे कि आप समझ सकें हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या मीनिंग हो सकता है। अब आइए बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेट आपको मैंने बेसिक बताया, और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने दो मेथड बताया आपको, रोस्टर और सेट बिल्डर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कितने टाइप के हमारे सेट होते हैं, वो हम यहाँ पे जानते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है नल सेट, या फिर इसको एम्प्टी भी कह सकते हैं। अब देखिए एम्प्टी क्या होता है, वो आपको सामने लिखा हुआ है कि द सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट at all is called the null set. This set is sometimes also called empty set or the void set. मतलब कि null set को हम empty set भी कह सकते हैं या फिर void set भी कह सकते हैं। और कैसे इसको देखिए हम डिनोट करेंगे, इसको या तो हम 5 से डिनोट करेंगे या तो हम ब्रैकेट लगा के हम ब्लैंक कर देंगे। ये देखिए, अब इसका मतलब आप आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर ऐसा कुछ आपके सामने आ रहा है, कोई भी सेट जिसमें एक भी सिंगल भी एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे हम एलिमेंट को बोलते हैं नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। और कैसे प्रेजेंट करें, या तो 5 से डिनोट करिए या फिर आपको ब्रैकेट जो आपके सामने लिखा हुआ है इससे हमको शो करना होता है। अब उसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगला हमारा है सिंगलटन सेट या फिर सिंगल सेट। यहाँ पे जैसे आप देख के समझ सकते हैं कि सिंगल सेट का मतलब कि आपको ऐसा सेट को भी लेना है जो सिर्फ एक ही एलिमेंट को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। सपोज आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है कि इस ब्रैकेट के अंदर केवल 5 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे 5 जो दिखाई दे रहा है ये कैसा है, ये हमारा सिंगलटन सेट है। ये केवल पर्टिकुलर सिंगल ही एलिमेंट को शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे सिंगलटन सेट इसको हम कहेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा, अगला है हमारा फाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट सेट का मतलब है कि ए सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वॉइड सेट, ठीक है, या तो एम्प्टी होना चाहिए, और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड एंड काउंटेड। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपके सामने या तो कोई भी एलिमेंट ना हो, यह भी कहीं ना कहीं देखिए फाइनाइट माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक भी एलिमेंट नहीं आप गिन सकते हैं। या फिर आपके सामने अगर कुछ और भी है, मैंने कहा 1, 2, 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप काउंटेबल है, यानी कि 3 आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर 3 एलिमेंट है। तो ऐसे कोई भी सेट जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट सेट यहाँ पे कहे जाएंगे। और इनमें से नल सेट भी इंक्लूड किया जाता है। जबकि अगर मैं बात करूंगा इन्फिनाइट सेट, अभी इन्फिनाइट देखिए सेट क्या होता है, ए सेट हुज एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सपोज मैंने कहा कि इंटीजर, ए सेट ऑफ इंटीजर नंबर, तो आपको पता है इंटीजर नंबर 0, 1, 2, 3 करके कहाँ तक जाएगा, ये अनकाउंटेबल है, ये कहीं भी जा सकता है, कितना भी लॉन्ग हो सकता है इसकी लेंथ जो भी है। तो अगर ऐसा हमारे सामने कोई सेट आ रहा है तो उसका सीधा मतलब होता है कि वो हमारा इनफिनाइट सेट को डिनोट करता है। तो ये सारे जो आपको मैंने बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ को आप देख के समझ सकें कि हमारा किस तरीके का या किस टाइप का हमारा सेट है। उसी तरीके से अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अगला हमारा सेट है इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए इक्विवेलेंट और इक्वल में बहुत फर्क होता है। अगर मैं बात करूंगा इक्विवेलेंट क्या होता है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दियर कॉर्डिनल नंबर्स आर द सेम। क्या मतलब हुआ, देखिए पहली बात तो फाइनाइट होने चाहिए, मतलब आपको काउंट कर सकें। और काउंट करने के बाद उनके नंबर्स आप देखिए, उनके वैल्यू मत देखिए, आपको नंबर्स देखिए, अगर नंबर्स उनके सेम आ रहे हैं वो हमारा इक्विवेलेंट होता है। सपोज एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, और उसी तरीके से सेकंड हमारा एग्जांपल है बी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 10, 12, 14, 16। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू को देखेंगे तो अलग अलग है, बट यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर एलिमेंट। अब उसी तरीके से बी आप देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब दोनों में 4 4 यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ऐसे में अगर दोनों में 4 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसका मतलब है कि ये हमारा सेट कैसा कहलाएगा, ये हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इसको हम इक्विवेलेंट यहाँ पे कहेंगे। जबकि हमारा इक्विवेलेंट के जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है इक्वल। अब इक्वल में एक्चुअली क्या होगा, इक्वल में आपको नंबर्स का वैल्यू देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए।
इसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ पे जो भी सेट दिए जाएंगे इनके वैल्यू नंबर भी सेम होंगे, वैल्यू भी सेम होंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल में, आपके सामने लिखा है A=2356 और जबकि B इक्वल टू लिखा है 6532। पहले बात आप देखेंगे कि नंबर भी सेम सेम है। देखिए यहाँ पे कि पहले में 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और बी वाले में 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, 4 4 हमारे एलिमेंट है, नहीं कि ये इक्विवेलेंट तो है ही। अब देखिए यहाँ पे पहले में भी लिखा है 2356 और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लिखा है 2356। अब ये कहीं ना कहीं आगे पीछे नंबर लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है कि किसी को शुरुआत में 23 लिखा हुआ है, कोई लास्ट में 23 लिखा है। लेकिन हाँ, जो नंबर्स यहाँ पे रिपीट हुए हैं वही नंबर हमारे यहाँ पर भी रिपीट हुए हैं। तो ऐसे में हम ये मानेंगे कि हमारा जो सेट है ये कैसा माना जाएगा। देखिए ये हमारा इक्वल सेट कहलाएगा। तो इक्वल में और एक्विवेलेंट में थोड़ा सा फर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं जिसका नाम है कि यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। अब मान लीजिए आपके सामने कुछ सेट दिए हैं। सपोज ए को मैंने लिखा 1 2 लिख दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बी को लिखा 3 4। तो अगर मैं कोई सेट यहाँ पे लिखता हूँ सपोज सी, तो अगर मैंने वहाँ पे लिखा 1 2 3 4 या 5 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको याद रखना सी हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल कहला। क्यों? क्योंकि ए भी पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है और बी भी हमारे सारे एलिमेंट इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो आपको ऐसा कोई भी यहाँ पे एलिमेंट जो कि क्या होता है कि दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ओके। अब आइए उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये पावर सेट क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है व्हाट इज पावर सेट। इफ एस इज एनी सेट देन द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ एस। सीधा मतलब है कि आपको मान लीजिए कोई भी सेट दिया है, सपोज एग्जांपल में एस इज इक्वल टू ए बी सी। अब देखिए इसके कई सारे यहाँ पे सबसेट बनेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्टी वाला भी ले सकते हैं, यानी 5 भी ले सकते हैं, यानी कोई भी एलिमेंट ना हो या सिंगल सिंगल एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे ए बी सी ये सब आपके इस एस के ही क्या है, सबसेट हैं। ऐसे दो दो को कॉमन ले सकते हैं आप, ए बी या फिर ए सी या फिर बी सी या फिर तीनों भी हो सकते हैं ए बी सी। तो ये जितने भी हमारे दिए हैं ये क्या होंगे, ये हमारे कहीं ना कहीं आपके एस के क्या है, ये सबसेट हैं। तो या एस को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। ओके, यानी कि ये जो हमारे बाकी हैं इनको हम सबसेट कहेंगे, लेकिन जो हमारा एलिमेंट है इसको हम क्या करेंगे, एस हमारा है पावर सेट। तो जिसके अंदर से चीज़ें निकलती हैं उसको हम पावर सेट बोलेंगे, और जो भी हमारा निकल के आ रहा है उसको हम बोलते हैं सबसेट। ठीक है, उसको ऐसे हम शो कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हाँ, हमारे जो सेट थ्योरी में सेट के कितने टाइप होते हैं ये आपको यहाँ पे जानने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम आएंगे तो हमारा अगला देखिए सबसेट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर अंदर से किसी सेट के अंदर से आप कुछ निकाल रहे हो वो हमारा सबसेट हुआ, और जहाँ से निकाल रहे हो हमारा क्या होता है, पावर सेट होता है। अब देखिए सबसेट का मतलब ये हुआ कि लेट ए एंड बी टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए मैंने कहा बी, आपको मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4, और मैंने यहाँ से इसके अंदर से ए एलिमेंट को निकाला, 2 3 को मैंने बाहर निकाल दिया। देखिए, तो आपसे मैं कहूँगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये हमारा है सबसेट क्योंकि इसके मैंने अंदर से निकाला हुआ है, और बी हमारा क्या है, देखिए पावर सेट है ये, क्योंकि इसके अंदर से मैंने निकाला हुआ है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है। और ए के जितने एलिमेंट है वो देखिए बी में इंक्लूडेड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सीधे बोल देना कि हमारा हाँ ये हमारा सबसेट है। उसके नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे अगला हमारा कि प्रॉपर और इम प्रॉपर देखिए सबसेट क्या होते हैं। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि सबसेट तो आपको पता है, लेकिन प्रॉपर किसको कहेंगे और इम प्रॉपर किसको कहेंगे। देखिए, अगर जिस चीज़ को आप निकाल रहे हैं वो आपका मेन यानी पावर सेट से उसको छोटा होना चाहिए। सपोज यानी कि मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने बी आपको बोला कि पावर सेट है 1 2 3 4 है, और अंदर से मैंने निकाला है 2 3 को। तो देखिए ए हमारा ऐसा सबसेट है जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड हो रहा है लेकिन इक्वल नहीं है, यानी कि ए इक्वल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बी हमारा क्या है, ज़्यादा बड़ा एलिमेंट है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा ए इक्वल नहीं होना चाहिए बल्कि ए सबसेट ऑफ बी, तो ये हमारा प्रॉपर माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए को बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, देन ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब हम ये मानेंगे कि ए हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और कैसे लिखेंगे, देखिए ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखूंगा। लेकिन कई बार अगर आपको ये कहा जाए कि आपने जो जिस चीज़ को निकाला वो आपने कोई भी चीज़ या तो नहीं निकाली, यानी कि आपने एम्प्टी निकाला 5 एक भी, यानी कोई हमारा अगर एलिमेंट दिया है, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 20 = 1 2 3 4 मैंने लिखा हुआ है,
ठीक है। और ए इक्वल टू मैंने लिखा 5, यानी कि मैंने एक भी एलिमेंट को इसके अंदर से नहीं निकाला। या तो फिर ये हो सकता है कंडीशन, इसको हम ऐसे 5 भी करके लिख सकते हैं, और दूसरा मैंने हो सकता है मैंने निकाला कि सब सारे के सारे एलिमेंट को निकाल लिया मैंने, 1 2 3 4। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आपने या तो जो हमारा सबसेट है वो एम्प्टी है, या फिर जितने एलिमेंट आपके बी में थे सारे आपने निकाल, तो ऐसे में ये इम्प्रॉपर माना जाएगा। यानी कि इन दो को छोड़ करके सारे के सारे सबसेट क्या होते हैं, वो प्रॉपर होते हैं। और इन दोनों को छोड़ के आपको क्या करना है, ये दोनों क्या माने जाते हैं, ये इम्प्रॉपर माने जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल अदर सबसेट ऑफ ए आर कॉल्ड इट्स अ प्रॉपर सबसेट, लेकिन दस इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि अगर हमने माना कि ए हमारा जो है A1 2 है, तो देन ए हैज़ क्या क्या हमारे इसके सबसेट होंगे, 5 1 2 एंड 1 2। तो देखिए 5 को आप छोड़ दीजिए और 1 2 को छोड़ दीजिए, ये हमारे दो इम्प्रॉपर हैं, ये हमारे दो इम्प्रॉपर हैं। और अगर प्रॉपर की बात मैं करूँगा तो यहाँ पे 1 और 2 ये हमारे देखिए कैसे माने जाएंगे, ये हमारे प्रॉपर माने जाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में मैंने बेसिक सेट थ्योरी के बारे में सिखाया कि सेट थ्योरी क्या होती है, कैसे उसके मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, और उनके क्या क्या बेसिक हमारे कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं, और लास्ट मैंने बताया कि कितने तरीके के हमारे ये सेट होते हैं। तो इतने यानी कि इस वीडियो में आपको जो मैंने सिखाया है इतना अच्छे से आप प्रिपेयर करिए। उसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको इसके आगे का टॉपिक, तो आपको जो भी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो कोई भी अगर आपको यहाँ पे क्वेरी है तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए, हमारे इंस्टीट्यूशन से जुड़िए आप, जिससे कि आने वाले जो टाइम में आपको हमारे यहाँ जो प्रिपरेशन आपको दी जाएगी वो पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपको मिलेगी, जिसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके आने वाले एग्ज़ामों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।